अभी आपने चाइना से उनके एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर्स खरीदे जिसके साथ आपकी एयरफोर्स विल बी वन अप ऑन इंडिया अगेन। पहले F-16 के साथ आप वन अप हो गए थे, अब ये J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी आप देख रहे हैं जहाज़ों, वो एयर शो भी हुई थी। एंड तो पाकिस्तानी in the market for arms, for weapons, for modernization। अब उठ के जा रहे हैं बांग्लादेश, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ भी इंडियन बांग्लादेशी आर्मी को अब वो ट्यून अप करेंगे, ठीक है ना, अगेंस्ट इंडिया एंड सो ऑन। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेक हियर। आलमी मंजरनामे से बांग्लादेश को शामिल कर लेते हैं, जहां हमारे डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो विज़िट करने जा रहे हैं और पाक बंगला ताल्लुकात में एक नया मोड़ देखने में आ रहा है। वहाँ निसाब भी बदला जा रहा है, बहुत सी हकीकतें जो आज तक बांग्लादेशी अवाम को पढ़ाई गई अब वो चेंज हो रही हैं। ट्रेनिंग देने की आपने बात की कि पाक फ़ौज वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाएगी, तो इससे इंडिया को क्या खौफ है और ट्रेनिंग से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात कैसे रिकवर हो सकते हैं? आयशा, सिर्फ ट्रेनिंग की बात नहीं है, अभी जो बातचीत हो रही है ना जी, 2 लेवल पे बातचीत हो रही है। एक तो ये बातचीत हो रही है कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, उस फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंडिया का क्या रोल होगा और पाकिस्तान का क्या रोल होगा, और बांग्लादेश की क्या पोजीशन होगी सार्क के अंदर। सो सबसे पहली चीज़ जो यूनुस ने की है, उसने कहा है कि सार्क को रिवाइव करना है। वो समझता है कि सार्क के अंदर अगर एक दफ़ा रिवाइव हो जाए तो सार्क के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलके और बाकी इंडिया के छोटे नेबर्स के साथ मिलके सार्क पावरफुल हो सकती है और इंडिया का इन्फ्लुएंस इन द रीजन को पीछे धकेला जा सकता है। अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया रीजनल हेजमन है। मगर ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान तो एंटी इंडिया था ही, मगर सारे बाकी जो मुल्क थे उनको उन्होंने टाइट करके रखा हुआ था, तो अब वो टूट गया। सो आई थिंक यूनुस का ये इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से सार्क की रिवाइवल हो। पाकिस्तान भी ये चाहता है, मगर पहले ये हो रहा था हसीना के ज़माने में कि इंडिया सार्क को नहीं चाहता था। इंडिया समझता है कि सार्क के अंदर उसकी अहमियत इतनी नहीं रही। वो इंडिविजुअली बायलैटरली जिन लोगों से जो बात करता है सार्क के कंट्रीज़ में, तो वहाँ उनके ऊपर दबाव डाल सकता है। जब ये सारे मिल जाते हैं एक जगह पे तो इंडिया का एक ही वोट होता है, ज़्यादा 2 होते हैं। तो इंडिया हैज़ बिकमिंग एंटी सार्क। इंडिया ने सार्क को सपोर्ट किया था ताकि सार्क को वो लीड कर सके, मगर सार्क को वो लीड नहीं कर सका बिकॉज पाकिस्तान ने दरार डाली हुई थी और लड़ाई झगड़े हो रहे थे और बाकी लोग जो थे परेशान थे। और बांग्लादेश पिछले 15 सालों से इंडिया के साथ था, उससे पहले साथ था। खालिदा ज़िया के ज़माने में प्रो पाकिस्तान था और हसीना के ज़माने में प्रो इंडिया था। तो अब बात यह है कि नाउ वंस अगेन द अटेम्प्ट इज के सार्क को रिवाइव किया जाए। पाकिस्तान फुली सपोर्ट करता है और इंडिया को तकलीफ हो रही होगी ये बात सुन के, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि बात ऑलरेडी शुरू हो गई है कि जी तजारत शुरू की जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश के, और वो तजारत के तरीके सिर्फ 2 ही हैं। एक तरीका तो ये है बाय सी, दूसरा इज बाय एयर। तो एयर फ्लाइट्स आर बीइंग रिस्टोर्ड बिटवीन ढाका एंड लाहौर और कराची और इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान बांग्लादेश ओवरफ्लाइंग फ्रॉम ओवर इंडियन टेरिटरी फ्लाइट्स रिस्टोर हो रही है। अब शुरू में फ्लाइट्स में बंदे तो नहीं आए जाएंगे ना, इट प्रोबब्ली बी लॉट ऑफ कार्गो फ्लाइट्स। सो आई थिंक इस वक्त तजारत बहुत कम है। बांग्लादेश के अंदर एक ओपिनियन है आजकल के बांग्लादेश कि यार हमने तो इंडिया का साइड ली है, मगर इंडिया इवन आफ्टर ट्रेड वाज बैंड और लड़ाई झगड़े के बावजूद पाकिस्तान को $1 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट कर रहा था, और सानू उन्होंने रोका कि ऐसी तजारत ही ना करिए। तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अब बाहर निकल रहे हैं कि इंडिया तजारत कर रहा था पाकिस्तान के ज़रिए, वो आया दुबई और कुछ आइटम्स डायरेक्टली भी जा रहे थे और हमें रोका हुआ था। तो सो देयर इज़ अ डिज़ायर कि जी अब हम तजारत पाकिस्तान से शुरू करें। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम उसमें इस टेक्सटाइल्स, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इस वक्त जो कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत हाई हो गए। एनर्जी कॉस्ट्स, लेबर कॉस्ट, इन्फ्लेशन, ऑल दीज थिंग्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इज इन अ बिट ऑफ अ ट्रफ, गिरी हुई है इस वक्त, ठीक। और बहुत से हमारे टेक्सटाइल मैग्नेट्स जो है वो सोच रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर फैक्ट्रीज लगा ली जाए, बिकॉज बांग्लादेश सारी कॉटन इंपोर्ट करता है और वो कॉटन जो है उससे वो वैल्यू ऐड करता है। वैल्यू ऐड का मतलब है गारमेंट्स बनाता है, क्योंकि इंपोर्ट तो कॉटन होगी मगर उसके बाद कपड़ा बनता है, कपड़े के बाद उसके ऊपर क्लोथिंग बनती है, गारमेंट्स बनते हैं। तो बांग्लादेश पाकिस्तानी टेक्सटाइल इज़ वेरी गुड एट क्रिएटिंग
यान एंड ऑल्सो बट नॉट सो गुड एट वैल्यू एडेड। ये आहिस्ता आहिस्ता बन रही है, वैल्यू एडेड भी हमने शुरू कर दी। बट बांग्लादेश इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स इन वैल्यू एडेड इन गारमेंट्स, एंड इट इज़ जेन्युइनली वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। उनकी सारी एक्सपोर्ट ही है जी। तो अब हमारे कुछ लोग हैं जो वहाँ टेक्सटाइल मिल्स लगाना चाह रहे हैं, और आपको ये भी हैरानगी होगी सुन के कि हमारा ये ख्याल था कि हम यहाँ इतनी कॉटन उगाते हैं, इतना पानी ज़ाया करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बावजूद हम अभी भी यान जो है, अभी भी बहुत सा यान जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि कॉटन अगर यहाँ बनती है तो यहाँ यान बनना चाहिए, यान के बाद वैल्यू ऐड होनी चाहिए, गारमेंट्स बनने चाहिए। पहले तो यान बनाते थे और यान ही बेचते थे, कपड़े नहीं बनाते थे। अब यह है कि इतनी कॉटन की प्रोडक्शन भी गिर गई है तो कि जिसकी वजह से हमें अब यान इंपोर्ट करना पड़ रहा है जी। तो अब बात यह है कि लोग तो ये कहते हैं कि बेहतर यही है कि हम बांग्लादेश में जाएं, जहाँ बिजली भी सस्ती है, जहाँ इतने लेबर कॉस्ट भी सस्ते हैं, जहाँ इंसेंटिव्स बहुत से हैं फॉर एक्सपोर्ट, और एक पूरी वैल्यू एडेड की एक इंडस्ट्री लगी हुई है। सो एवरीबडी कैन मेक लॉट्स ऑफ मनी। सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट पाकिस्तानी बिजनेसमैन आर लुकिंग एट, एंड बांग्लादेशी बिजनेस आर लुकिंग टू मेक पार्टनरशिप्स। ये तो दो तीन होगी। तीसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी ने ऑफर किया है कि वील कम एंड ट्रेन योर आर्मी। अब बांग्लादेश की छोटी सी आर्मी है, ओके। पुराने ज़माने में तो एक ही आर्मी थी, उनके अफसर भी यहीं ट्रेन होते थे, बट नाउ वी आर गोइंग टू सेंड कंटिंजेंट्स टू ट्रेन द बांग्लादेशी आर्मी। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, दे आर एक्चुअली प्रोग्राम्स ऑफ यूनिटी ऑफ सॉर्ट्स। एक किस्म की कमराडरी भी बनती है, कॉन्टैक्ट्स भी बनते हैं, सब कुछ होता है, आइडियोलॉजी भी ट्रांसफ़र होती है। तो आई थिंक द इंडियंस आर वेरी वरीड अबाउट दिस डायमेंशन। इस डायमेंशन के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जाहिर है कि बांग्लादेश आर्मी बड़ी वो एंटी इंडिया अब बननी शुरू हो जाएगी। जाहिर है ट्रेनिंग होगी, आइडियोलॉजी आएगी। पहले वो दे वर वेरी एंटी पाकिस्तान एंड प्रो इंडिया, मगर नाउ दैट थिंग विल चेंज। द सेकंड थिंग इज जिसमें इंडिया को बड़ी परेशानी है, इंडिया इज़ नॉट वरीड अबाउट द आर्मी। छोटी सी आर्मी, व्हाट कैन इट डू? बॉर्डर डिफेंड कर सकती है, नथिंग मोर देन दैट। डर ये है कि एक ज़माना था कि इंडिया इल्ज़ाम लगाता था पाकिस्तान पे कि दाऊद इब्राहिम के ज़माने में कि बांग्लादेश और नेपाल से पाकिस्तानी एजेंट्स पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था। अच्छा। फ्रीडम फाइटर्स जिनको वो टेररिस्ट कहते हैं। और बांग्लादेश इज़ अ गुड स्टेजिंग पॉइंट बिकॉज बॉर्डर इस किस्म का है, बहुत से ईजी टू स्लिप इन स्लिप आउट। ओके। सिमिलरली नेपाल का जो बॉर्डर है, ईजी टू स्लिप इन स्लिप आउट। तो ये इल्ज़ाम हमेशा लगाया है इंडिया ने कि पाकिस्तानी एजेंसीज जो है ऑपरेट करती हैं। तो वो पिछले 15 साल से बंद हुआ है। अब इनको फिर खर्चा होगा कि यार, और पाकिस्तान के जो एटीट्यूड इस वक्त ये है, मैं आपको बता दूं कि आपने जो कश्मीर, आपने जो हमारे बलूचिस्तान में किया हुआ है, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आप इमदाद दे रहे हैं और हमारे बंदे मार रहे हैं, थोड़ी ऐसी जैसी। अच्छा। अब उनको मौका मिल जाएगा टू पे बैक। ओके। उन्होंने अफगानिस्तान में पे बैक तो किया ना पाकिस्तानी ने। अब हो सकता है दे मे बी अदर इश्यूज एट स्टेक, सो द इंडियंस आर वरीड। So these are the sort of issues that are now going to come up. अब हमने पता है कि इसहाक डार साहब जा रहे हैं जी, तो अब आप पूछेंगी वो क्या करने जा रहे हैं? वज़ीर आज़म के बजाय डेप्यूटी वज़ीर आज़म। हाँ, तो वो इसीलिए जा रहे हैं ताकि ये जो सारी चीज़ें जब हमने डिस्कस की हैं, अंगूठे लग जाने ना थे और काम पक्का हो जाए, शुरू हो जाए। और मेरा ख्याल है इशू खड़ा होगा, वहाँ का जो मीडिया है वो ये ज़रूर इशू खड़ा करेगा कि माफ़ी मांगे 1971 माफ़ी ने हर जगह काम ख़राब कर रखा है। बहरहाल ये है बांग्लादेश का मामला, जिसमें हम देख सकते हैं कि मोदी सरकार के काफ़ी डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स हैं। जो अब सार्क की एक्टिवेशन के बाद भारत क्या सबक सीखता है इससे, या उसकी जो मनफी पॉलिसी है खित्ते में वो जारी रहती है? ये सवाल अपनी जगह बरकरार। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सवाल बाकी रह गया था कि अगर वहाँ का मीडिया ये मुतालबा उछालता है कि 1971 के जराइम पे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो क्या माफ़ी मांगेंगे? देखिए, ये माफ़ी मामला जो है ना, ये 1995 से चल रहा है। एक्चुअली तो काफ़ी पुराना है जी, बट मुझे ये याद है कि 1996-97 में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर आए थे पाकिस्तान, और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई वाई कांट वी इस्टेब्लिश, तो उन्होंने कहा हमारा मसला ये है, वी वांट एन अपॉलॉजी। बहरहाल इन 2002 में मुशर्रफ गए थे, तो उन्होंने
ऐसे तो नहीं कहा आई एम सो सॉरी हमने इतने बंदे आपके मार दिए, बट उन्होंने गोल तरीके से कि वी आर सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड इन 1971 एंड लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड मूव ऑन एंड सो ऑन। अच्छा। तो इस तरीके से बात की, मगर वो बांग्लादेश ने एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा, क्योंकि वो असर रसूख था ना इंडियन, तब सरकार वही, हालांकि उस वक्त खालदा जिया की हुकूमत खालदा जिया की हुकूमत थी, लेकिन नहीं अंडर आई थी ना, तो ये था। मगर इससे पहले भी कुछ पाकिस्तान की तरफ से इसी तरीके से माफ़ी मांगी गई है, मगर बांग्लादेश ने एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा। 1974 में भुट्टो साहब के ज़माने में जो मुझे याद पड़ता है, एक हुई थी ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट हुई थी अच्छा। बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जिसमें बांग्लादेश इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर था स्वर्ण सिंह और बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर था कमाल हुसैन और पाकिस्तान की तरफ से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे अजीज़ अहमद। ये इन्होंने एक अग्रीमेंट की थी। अच्छा। जिसके अंदर पाकिस्तान ने एक तरीके से माफ़ी मांगी थी और वो लफ्ज़ ऐसे ही थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी पैगाम भेजा था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अपील टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश टू फॉरगिव एंड फॉरगेट द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट इन ऑर्डर टू प्रमोट नेशनल रिकन्सिलिएशन। राइट। तो वो यही था कि जी भूल जाएं, जो पहले जो कुछ हुआ उसको भूल जाएं, आगे देखें, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन एंड सो फोर्थ, फ्रेश स्टार्ट। मगर वो बात तय नहीं पाई, तो इस दफ़ा भी मैं समझता हूँ वो फिर ये बात आएगी कि जी कुछ तो बयान दें आप अबाउट 1971 ताकि हम सही मामला सही करें। अब देखना ये है कि इसहाक डार साहब किस तरीके से बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या उसी गोल तरीके से बात करेंगे जिस तरीके से पहले बात हुई जो मुस्तरद हो गई, या उससे एक कदम आगे जाएंगे। तो मेरा ख्याल है वो ब्रीफिंग लेके जाएंगे और फिर वहाँ जाके बड़ा कंसिडर्ड स्टेटमेंट को ज़रूर देंगे। एंड द ट्रिक विल बी कि बात भी हो जाए, बांग्लादेश को कबूल भी हो और ये ना हो कि आपकी अफवाज की कोई बेहुर्दमी हो जाए या आपका अनड्यू क्रिटिसिज्म उन पे आ जाए, बिकॉज वॉर के अंदर तो बहुत कुछ होता है। यस इट्स ट्रू, टेरिबल थिंग्स हैपेंड एट दैट टाइम। अच्छा, लेकिन वहाँ पर तो ओवरऑल ही सारी पॉलिसी रीवैल्यूएट की जा रही है और 1971 से लेकर वो अपनी तारीख कुछ दुरुस्त करना चाह रहे हैं निसाब में भी। आपको नहीं लगता हुकूमत ताउन करेगी पाकिस्तान के साथ और ये मुतालबा नहीं आएगा सामने? नहीं आएगा, ये आएगा। वो एक्चुअली हो क्या रहा है कि वो दो चीज़ें, एक तो ये उनके लिए आगे बढ़ने के लिए इसको पीछे छोड़ना है। अच्छा। तो इस चैप्टर को क्लोज करना है तरीके से। हाँ, और वो चैप्टर उसी वक्त क्लोज होगा जब पाकिस्तान की तरफ से क्लोजर होगी। अच्छा। और वो क्लोजर यही होगी कि किसी तरीके के साथ सॉरी करना पड़ेगा। मिट्टी पाओ नहीं मिट्टी पाओ नहीं, वो कहते ना मिट्टी नहीं पानी। अच्छा। सॉरी करो। अच्छा। फिर मिट्टी पाओ, तो फिर उस पर इंडियन मीडिया फिर उछलेगा। हाँ, तो चले मवाद में। नंबर दूसरी चीज़ ये कि वहाँ जो सूरत हाल है ना इस वक्त बड़ी फ्लूइड है। हाँ। वहाँ भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये यूनुस की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। हाँ जी। और इधर पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। हाँ, तो बहुत वो कहते हैं कि शायद इट मे नॉट टेक ऑफ बिकॉज ऑफ सस्पिशंस कि आप क्या लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट करेंगे, वो भी अनस्टेबल हैं, ये भी अनस्टेबल है। बट मेरा ख्याल है दोनों हुकूमतों ने ये फैसला किया है कि फॉरगेट दिस बिजनेस ऑफ स्टेबिलिटी, वी आर स्टेबल, वी आर हियर टू स्टे, लेट्स गेट ऑन एंड साइन दिस, डू योर बेस्ट। चले वो वहाँ से अब